नमस्कार दोस्तों, कृषि रथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज में हम पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी। हमने सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में यहाँ पे जान लिया है। और अब अपना आज की क्लास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसको हम सेल डिवीज़न के नाम से जानते हैं। और ये सेल डिवीज़न वाला जो चैप्टर है, जो आपके पूरे सेल बायोलॉजी के, अगर अपन पूरे कंप्लीट पार्ट की बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। ये इजी टॉपिक है, बस आपकी इसकी जो सीक्वेंस है उसको आप समझते हुए चलिए तो आपको और भी अच्छा लगेगा और भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और तो आज हम शुरू करते हैं किसको, सेल डिवीज़न को। सेल डिवीज़न को हम शुरू करते हैं। जनरली अपन इस टॉपिक को किस रूप में पढ़ते हैं? अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं सेल साइकिल एंड रेगुलेशन के रूप में। सेल साइकिल एंड रेगुलेशन के रूप में देखो, हम बात करेंगे किसके ऊपर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के ऊपर। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि जो ये सेल डिवीजन है ये अपने लिए क्यों जरूरी है। जब हम बात कर रहे थे सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि जो अपने अपने दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन, थियोडोर स्वान और मैथियस लाइडेन। उनकी जो सेल थ्योरी थी उसकी कमी एक्चुअल में क्या थी? उसकी कमी थी अपने पास में कि जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है या जो न्यू सेल्स अराइज होती हैं उसके बारे में वो कम्प्लीटली बता नहीं पाए थे, या उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बता पाए थे। फिर वहाँ पे एक साइंटिस्ट अपने पास में आते हैं, रुडोल्फ विर्चो, 1855 में। और वो यहाँ पर एक न्यू सेल थ्योरी का एक पॉइंट यहाँ पर देके जाते हैं जिसको मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और वो पॉइंट अपने पास में आता है कि न्यू सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो उसने ये चीज़ें तो बता दी कि जो अपने पास में जो ये सेल डिवीज़न होता है, मतलब से जो कोशिकाएं आती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं, लेकिन वो इस प्रोसेस को समझाने में विफल रहे थे। जैसे जैसे यहाँ पे सेल बायोलॉजी आगे बढ़ती गई और सेल बायोलॉजी का डेवलपमेंट यहाँ पे होता गया, तो धीरे धीरे साइंटिस्ट ने यहाँ पे देखा कि जो कोशिकाएं होती हैं वो एक प्रोसेस के तहत काम करती हैं, और उस प्रोसेस से वो जो होती हैं न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। और उसी में क्या बोला जाता है कि जो पुरानी पिछली सेल्स होती हैं जो नई सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, उसी को अपन क्या बोल देते हैं यहाँ पे, सेल डिवीज़न बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में दो टर्म्स आती हैं, एक अपने पास में आता है सेल साइकिल और एक अपने पास में यहाँ पे आता है सेल डिवीज़न। देखिए, जब भी मैं किसी भी चीज़ के साइकिल की बात करूँ, किसी भी चीज़ के साइकिल की बात करूँ, मतलब वो एक कंप्लीट पूरी प्रोसेस को क्या क्या करके रखती है, वो इन्वॉल्व करके रखती है। जैसे कि मैं बात कर लूँ आपकी लाइफ साइकिल के बारे में। आपकी लाइफ साइकिल में क्या होता है? आपकी लाइफ साइकिल एक छोटे से जाइगोट से, आपके फादर और मदर के गैमेट से शुरू होकर जाइगोट पे आई। जाइगोट में फिर फर्दर मल्टीप्लिकेशन होता गया और आप धीरे धीरे बड़े होते गए। ठीक है, आपका बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद में फिर आपकी जो है लाइफ साइकिल चलती रहती है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलते हैं। धीरे 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 आप बढ़ते जाते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका बुढ़ापा आता है और उसके बाद में आप मर जाते हो। यह आपकी लाइफ साइकिल को इंडिकेट करता है। तो ऐसे ही क्या होती है, सेल की लाइफ साइकिल होती है, जिसमें एक सेल क्या होती है, उसका फॉर्मेशन होता है। सेल के फॉर्मेशन होने के बाद में उसमें ग्रोथ होती है, उसकी साइज में इंक्रीमेंट होता है और कुछ फर्दर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उसको क्या डिवाइड होना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें उसकी सेल की ग्रोथ हो रही है, उसके बाद में उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस आने के बाद में वो फर्दर डिवाइड हो रही है, उसको अपन किस चीज़ में इंक्लूड करते हैं? सेल साइकिल में। यानी कि सेल के पूरे लाइफ में जो जितने भी होने वाले चेंजेस हैं और उसके अंदर जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पाई जाती हैं, जिनको अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, वो सब अपन किस में कंसिडर करके चलते हैं? सेल साइकिल के अंदर। मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में, सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न एक्चुअल में है क्या? देखो, मैंने क्या बोला कि जो रुडोल्फ विर्चो है, रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया कि जो न्यू सेल्स होती हैं अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो जिस प्रोसेस से ये चीज़ हो रही है, जिस प्रोसेस से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं? सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस बाय व्हिच मदर सेल divided into या to form daughter cell। ठीक है, ये तो हो गया अपना सेल डिवीजन। जब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, सेल साइकिल के बारे में, तो एक्चुअली में सेल साइकिल होता क्या है? सेल साइकिल क्या होता है?
It is sequence of events which cell goes through formation and divided into न्यू सेल्स। यानी कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल्स बहुत सारे सीक्वेंस को क्या करती हैं, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को क्या करती है, कंसीडर करती है, और उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के थ्रू वो सेल क्या करती हैं, एक तो उसका खुद का फॉर्मेशन होता है और खुद के फॉर्मेशन के बाद में वो डिवाइड हो जाती है किसमें, न्यू सेल्स के अंदर। और जब मैं बात करता हूँ सेल डिवीज़न की, सेल डिवीज़न में मैंने क्या बोला यहाँ पे, सेल डिवीज़न में मैंने बोला प्रोसेस बाई विच मदर सेल्स डिवाइडेड इनटू या टू फॉर्म डॉटर सेल्स, यानी कि जो मदर सेल्स है वो किसका फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगी, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगी। तो ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आई होगी। अब देखो होता क्या है सेल डिवीज़न, अपन अपनी लाइफ में देखना चाहें तो कहाँ कहाँ पे आपको दिखता है। जैसे कि आपको कभी चोट लग गई, चोट लगने के बाद में क्या होता है, वो घाव भरता है, तो वो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे नई सेल्स आएंगी। तो ये जो सेल्स आ रही हैं वो किसके थ्रू आ रही हैं, सेल डिवीज़न के थ्रू आ रही हैं। आप नाखून काट लेते हैं, नाखून आपके बढ़ रहे हैं ड्यू टू सेल डिवीज़न, ऐसा देखने को मिल रहा है। आपके जो बालों में ग्रोथ देखने को मिल रही है वो भी सेल डिवीज़न के थ्रू देखने को मिल रही है। बैक्टीरिया जो डिवाइड हो रहे हैं वो भी सेल डिवीज़न के थ्रू हो रहे हैं। तो ऐसे करके अपने को नेचर में ये सेल डिवीज़न देखने को मिलता है। अब मैं किसकी बात करूंगा, यहाँ पे सेल डिवीज़न के बारे में बात करूंगा। सेल डिवीज़न में मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो मदर सेल होती है वो फर्दर डिवाइड होकर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। देखिए सेल डिवीज़न की जब भी मैं बात करता हूँ, बेसिकली अपन दो प्रकार का सेल डिवीज़न पढ़ते हैं। वैसे इसके और भी अदर टाइप्स होते हैं जिनको अपन आगे देखेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं, लेकिन इसके मेजरली दो टाइप होते हैं। एक अपने पास में क्या होता है, माइटोसिस होता है, और एक अपने पास में क्या होता है, मियोसिस होता है। देखिए जब भी मैं माइटोसिस की बात करूँ और जब भी मैं मियोसिस की बात करूं, देखिए माइटोसिस में होता क्या है, यानी कि जितने मदर के पास में क्रोमोजोम है उसके डॉटर सेल के पास में भी अपने को उतने ही क्रोमोजोम देखने को मिलेंगे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि जो मदर सेल के पास में जितने क्रोमोजोम है, जब अपन उसके डॉटर सेल में देखने जाएंगे तो वो उसके कंपेरिजन में क्या हो चुके होंगे, आधे हो चुके होंगे। यानी कि अपने को करना कुछ भी नहीं है, माइटोसिस में तो क्लोन बनाना है, यानी कि जैसी मदर सेल है वैसी अपने को डॉटर सेल बनानी है। और जब मैं बात करूंगा यहाँ पे मियोसिस के बारे में, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा कि जो मदर सेल होगी उससे डिफरेंट अपने को देखने को मिलेगी। डिफरेंट अपने को कैसे देखने को मिलेगी, एक तो जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो भी आधे हो चुके होंगे, और दूसरी चीज़ अपने को जो उसकी वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं, यानी कि रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर आगे जाके समझोगे, उसकी वजह से भी क्या होता है, उसके क्रोमोसोम उसके जीन में के अंदर कुछ बदलाव अपने को देखने को मिलते हैं। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, मियोसिस बोल देते हैं। मैंने क्या बोला, माइटोसिस। माइटोसिस में जो होता है, जैसे कि अपन मान के चलते हैं कि अपने ह्यूमन में क्रोमोजोम कितने हैं, 2n=46। ये 2n वाली कोशिकाएं हैं अपने पास में। अपने को इसमें क्या करवाना है, माइटोसिस करवाना है। जब आप इसमें माइटोसिस करवाओगे तो क्या होगा, एक सेल से क्या होगा, ये दो सेल में क्या होगी, डिवाइड होंगी। यानी कि ये जो मदर सेल है वो डिवाइड होकर दो सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रही है। इसमें भी 2n=46 ही होगा और इसमें भी 2n= क्या होगा, 46 ही होगा। ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जब मैं बात करूँगा मियोसिस के बारे में, मियोसिस में जब अपन लेते हैं 2n=46, तो जब इसका ये दो प्रकार का होता है। एक तो अपन क्या बोल देते हैं, मियोसिस फर्स्ट बोल देते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे अभी आगे बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये क्रोमोजोम का यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, क्रोमोजोम का यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, और फर्दर ये अपने किसका फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। यानी कि आप देख पा रहे हो माइटोसिस के अंदर अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब मैं बात करूँ यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है, एक कोशिका से यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ मदर सेल और डॉटर सेल में कंपैरिजन की, तो दोनों सेलों में कोई भी डिफरेंस अपने को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ मियोसिस में, यहाँ पे मदर सेल और इसकी डॉटर सेल्स के बारे में डिफरेंसेस की, तो इसमें डिफरेंस अपने को क्या देखने को मिलता है, एक तो क्रोमोजोम नंबर है वो भी रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे 2n था तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, n आ गया है।
लेकिन जब मैं बात करता हूँ दूसरे डिफरेंस की, तो यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट में पेकाइटिन। पेकाइटिन में अपने को क्या देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, जो दो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं वो आपस में जीन्स का क्या करते हैं, ये जो क्रोमोजोम सेगमेंट होता है उसका एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने की वजह से ये चारों सेल कभी भी क्या नहीं होगी, सिमिलर नहीं देखने को मिलेगी अपने को। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को किस में देखने को मिलती हैं, सेल डिवीज़न के अंदर देखने को मिलती हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेल डिवीज़न के बारे में। तो देखिए पहली बात तो ये सोचने वाली बात है कि ये सेल डिवीज़न होता क्यों है और कैसे एक कोशिका को पता चलता होगा कि उसको आगे डिवाइड होना है। देखिए अभी तो क्या है, कुछ मोलिकुलर टेक्निक्स अपने पास में आ चुकी हैं जिसकी वजह से अपने को पता है कि ये सेल डिवीज़न क्यों होता है। लेकिन ओल्ड टाइम में अपने पास में क्या नहीं थी, ये मोलिकुलर टेक्निक्स उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से अपने को ये पता नहीं था। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे दो थ्योरीज दी जाती हैं। एक थ्योरी को अपन बोलते हैं कण प्लाज्म थ्योरी। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पुरानी थ्योरीज हैं, हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं हैं, सोच ली गई थी बस। ठीक है, इनका कोई भी मोलिकुलर बेसिस या इनका कोई भी आधार अपने पास में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी ये है क्या, और इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में सेल डिवीज़न क्यों होता होगा। देखो जब मैं बात करता हूँ कण प्लाज्म थ्योरी की, तो कण प्लाज्म जो थ्योरी है वो किसने दी थी, यहाँ पे ओ हर्टविग ने यहाँ पे इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, हर्टविग इसके बारे में बताते हैं। हर्टविग ने इसके बारे में बताया, और इसमें ये बोलते क्या है कि जो कोशिका का विभाजन होता है वो किस में बदलाव के कारण होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, या तो ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में बदलाव के कारण होगा, या फिर ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में बदलाव के कारण अपने को देखने को मिलता है। तो देखो अपने पास में ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो एक्चुअल में है क्या, है ना। जल्दी जल्दी अपन इसको समझते हैं। देखो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, एक कोशिका ये अपने पास में होती है। तो ये अपने पास में क्या है, एक कोशिका है। कोशिका के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, एक न्यूक्लियस अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब हम एक कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका के अंदर वाले भाग को अपन क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। और ये अपने पास में क्या है, न्यूक्लियस, और इसके अंदर वाले पार्ट को अपन न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसको अपन कैसे निकालते हैं, Vn अपॉन Vc माइनस Vn, यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब आप ये बोलोगे कि ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म आपने क्यों लिया सर। देखिए ये क्या है, ये तो है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये है वॉल्यूम ऑफ सेल, और ये है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। जब आप कोशिका के या वॉल्यूम ऑफ सेल से आप माइनस करोगे किसको, सब्सट्रैक्ट करोगे किसको, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को, तो आपको क्या देखने को मिलता है, वॉल्यूम ऑफ, ये तो सेल का वॉल्यूम है। और जब मैं इसके कंप्लीट की बात करता हूँ तो ये अपने पास में क्या आ जाता है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, देखिए अब इसको अपन समझते हैं, कैसे समझेंगे। के को अपने को समझना है, ये एक अपने पास में छोटी सेल है, और छोटी सेल में ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है। ये अपने पास में सेल क्या हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो 10 है, और जो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म है वो अपने पास में है 20। मैं यहाँ पे बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की, वो है 10, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म की मैं बात करता हूँ, ये अपने पास में हो चुका है 40। तो जब मैं के की बात करूँगा तो के में मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब आप इस सेल का के निकालना चाहोगे तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10, और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कितना है, 20। और जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसके बारे में, इसके के के बारे में, तो इसके के में क्या होगा, अपने पास में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10 ही है, और वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे साइटोप्लाज्म कितना हो गया है, लगभग 40 हो गया है। तो ये तो लगभग अपने पास में कितना आ जाएगा, 0.5, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.25। यानी कि मैं बात करूँ कि अपने पास में कोई भी
लार्जर सेल है, आप इस लार्जर सेल को देख पा रहे हो, तो इसका के आई क्या है, कम है। यानी कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम हो गया है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म क्या हो चुका है, यहाँ पे कम हो चुका है। यानी कि इसका जब के आई कम है तो यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो अपने पास में क्या हो गया है, कम हो गया है। यानी कि सेल की साइज बढ़ चुकी है। सेल की साइज में बढ़ने से उसमें क्या परिवर्तन अपने को देखने को मिला है कि उसका जो साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो अपने पास में इंक्रीज है, लेकिन मैं बात करूँ न्यूक्लियस के यहाँ पे वॉल्यूम की तो वो अपने पास में कम है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि अपन न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं। केंद्रक को अपन क्या बोलते हैं भाई, कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं। कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी सेल है इसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करके कौन देता है, अपना ये न्यूक्लियस देता है। तो मेरे को ये बताओ कि जब इसकी साइज बढ़ जाएगी यानी कि इसका के आई कम हो जाएगा, और के आई कम होने के कारण ये इस लार्जर सेल को कंट्रोल करने में एबल रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पास में उतना मटेरियल ही नहीं है कि ये पूरी सेल को कंट्रोल कर सके। तो इसलिए इसके के आई कम होने की वजह से अपन क्या बोल देते हैं कि इसको फर्दर क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा। डिवाइड क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि इसको फिर वापस क्या करना पड़ेगा, अपने को बैलेंस करना है किसको, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को बैलेंस करने के लिए ये फिर फर्दर डिवाइड करेगा, जिसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा कि इसका के आई क्या हो जाएगा, डिवाइड होने पर वापस इंक्रीज हो जाएगा, जिससे जो अपना ये न्यूक्लियस है इसको काम करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो यही अपनी क्या है, कर्नप्लाज्म थ्योरी है, ठीक है, एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, ठीक है। इसका और कोई भी अपने को फिजिकल या मोलिकुलर या केमिकल बेसिस देखने को नहीं मिलता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, सरफेस वॉल्यूम रेशियो की, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो की। अब आप ये सोचो, ये एक कोशिका आपके पास में ये है और एक कोशिका आपके पास में ये है, ठीक है। अपन इसको क्यूब से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अपन इसको किस से डिनोट कर देते हैं, क्यूब से, ताकि अपने को जो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो है वो कैसा समझ में आए, आसानी से समझ में आए। अपन इसकी जो एक आर्म है या एक भुजा है उसको ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये ए बराबर कितना है, यहाँ पे 2 है, और जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये a बराबर कितना है अपने पास में, 8 है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसके बारे में, इसके सरफेस एरिया के बारे में। अब इसके सरफेस एरिया को आप निकालो तो क्यूब के सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है अपने पास में वो होता है 6a²। तो 6 और a का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में कितना जाएगा, 6 × 4 यानी कि 24। अब मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है यहाँ पे, a क्यूब में कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, यहाँ पे लार्जर सेल के किसके बारे में बात करेंगे भाई, अपन सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। इसका सरफेस एरिया निकालेंगे अपन 6a² से, 6a² से निकालेंगे तो यहाँ पे a कितना है भाई, a है यहाँ पे 8 है, ठीक है। और मैं इसकी बात करूँगा किसके बारे में, यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में। तो यहाँ पे वॉल्यूम किसको किससे डिनोट करेंगे अपन, a³ से डिनोट करेंगे, जो अपने पास में कितनी आ जाएगी, 8 का क्यूब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 × 6, ठीक है। और जब मैं इसकी बात करूंगा तो 64 × 8, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना देखने को मिलेगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो के बारे में। जब मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूँ तो ये अपने को कितना देखने को मिल रहा है, 24। और जब मैं इसके कंपैरिजन में जब मैंने इसको सेल की साइज को इंक्रीज कर दिया है तो यहाँ पे सरफेस एरिया कितना देखने को मिल रहा है, 384। यानी कि जैसे जैसे सेल की साइज बढ़ती गई है वैसे वैसे उसका सरफेस एरिया भी बढ़ता गया है, ठीक है। और जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना बढ़ गया है, यहाँ पे 512। यानी कि जब मैं बात करूँ सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो की, तो जो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो है, ठीक है, आप जैसे इसका सरफेस वॉल्यूम
एरिया रेशियो देखो तो यह आपको 3:1 देखने को मिलेगा, लेकिन जब मैं बात करूँ यहाँ पे किसके बारे में, 384 और ये 512, तो यानी कि ये इसके रेशियो के कंपैरिजन में अपने को कमी देखने को मिलेगा। यानी कि जब किसी भी जो सेल की साइज है वो बढ़ेगी तो उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो भी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज अपने को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल को यहाँ पे डिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी है, लोग पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं, और इससे क्या है एक साइकोलॉजिकली भी क्या है अपने दिमाग में एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि सेल क्यों डिवाइड यहाँ पे होती होंगी। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन नहीं, सेल साइकिल के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। देखिए जब भी मैं बात करता हूँ किसके बारे में, सेल साइकिल के बारे में, तो सेल साइकिल को अपन, मैंने सेल साइकिल के बारे में यहाँ पे क्या बोला है, देखो ये अपने पास में एक कोशिका है। ठीक है, एक कोशिका क्या करेगी यहाँ पे, सबसे पहले तो इसकी साइज में यहाँ पे चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे, या इस कोशिका के अंदर अपने को कुछ चेंजेस अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सोचा कि ये एक छोटी सेल थी लेकिन अब ये बड़ी हो चुकी है। ठीक है, ये कैसे बड़ी हुई है, तो ये बीच वाली जो फेज है इसको अपन बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में अपन किसकी कौन कौन सी फेज को कंसिडर करके चलते हैं, G1, S और G2। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होगा, अभी सेल बड़ी हो चुकी है तो इसको अब डिवाइड होना है, तो ये डिवाइड होंगी दो सेल्स के अंदर। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, एम फेज। और एम फेज में भी दो चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। एक तो अपने को देखने को क्या मिलता है, कैरियोकाइनेसिस, और एक अपने को क्या देखने को मिलता है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एक अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और एक अपने को देखने को मिल रहा है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो वैसे ही मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेल साइकिल के बारे में। एक सेल साइकिल में यहाँ पे दो चीज़ें कंसिडर करके अपन चलते हैं, जिसमें एक फेज को बोला जाता है क्या, इंटरफेज, और एक फेज को क्या बोला जाता है यहाँ पे, एम फेज बोला जाता है, या इसी को अपन क्या बोल देते हैं, डिवीजन फेज। अब देखो मैं बात करता हूँ किसके बारे में, इंटरफेज के बारे में। अपन सेल साइकिल की बात करते हैं। सेल साइकिल में अपन दो चीज़ों को कंसीडर करके चलते हैं, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज जो है वो अपने ओरिजिनल डिवीजन फेज को दर्शाती है, मतलब ये क्या है, यही सेल डिवीजन है एक्चुअल में। लेकिन मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेल साइकिल के अंदर अपन एक और फेज को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं जिसको बोला जाता है इंटरफेज। इंटरफेज की मैं बात करूँ तो इसको वैसे बेसिकली अपन किस नाम से जानते हैं, प्रिपेरेटरी फेज के नाम से जानते हैं। प्रिपेरेटरी फेज का मतलब क्या होगा, देखिए इसको प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है। तो इसको प्रिपरेटरी फेज बोलने का मतलब क्या है, देखो जब सेल डिवीजन करेगी, सेल डिवीजन करने के लिए कुछ यहाँ पे कुछ मटेरियल्स की क्या होगी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, और उस रिक्वायरमेंट को जिस फेज में पूरा किया जाएगा उसको अपन इंटरफेज बोलते हैं। इसीलिए इंटरफेज को क्या बोला जाता है, प्रिपरेटरी फेज। यानी कि आगे जो भी चेंजेस अपने को आने वाले हैं उनके लिए जिस भी सब्सटेंसेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उसकी प्रिपरेशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे इंटरफेज के अंदर होगी। और मैं बात करूँ इसके टाइम ड्यूरेशन की, तो ये टाइम ड्यूरेशन कितना कंडक्ट करती है, लगभग ये 95% टाइम को कंज्यूम करती है। और जो एम फेज होती है वो अपने पास में 5% टाइम को क्या करती हैं, कंज्यूम करती हैं। जैसे कि मैं ह्यूमन सेल की बात करूँ तो ह्यूमन सेल का जो बेसिकली सेल साइकिल का जो टाइम है, जो सेल साइकिल की टाइमिंग है वो अपन कंसिडर करके चलते हैं 24 आवर। और ये जो टाइमिंग है उसको अपन कंसिडर कहाँ करते हैं, इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन में यानी कि जब अपन सेल को बाहर निकाल कर उसकी सारी प्रोसेस या उसके डिवीजन को देख रहे हैं, उस टाइमिंग को अपन कितना मान के चलते हैं, 24 आवर। तो जब मैं बात करूँ यहाँ पे 95% टाइम की और किसकी, 5% टाइम की। 95% यहाँ पे किस में कंसिडर करके चल रहे हैं, अपन इंटरफेज के अंदर कंसिडर करके चल रहे हैं, और 5% अपन एम फेज या जो ओरिजिनल अपने पास में क्या है डिवीजन पेज उसमें कंसिडर करके चल रहे हैं। तो अपने पास में ये जो 95% टाइम है यानी कि 24 आवर का 95 ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 23 आवर्स लगेंगे इसमें। और अपने पास में कितना 1 आवर किस में चाहिए होगा अपने को, एम फेज या फिर डिवीजन फेज में। यानी कि जो सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज है वो भी अपन किसको मान के चलते हैं, किसको मान के चलते हैं भाई, इंटरफेज को मान के चलते हैं। इंटरफेज को भी यहाँ पे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं और कुछ चीज़ें इसके बारे में बता देना चाहूँगा कि जो अपने पास में
अपने पास में जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। अब इसको रेस्टिंग फेज क्यों बोला जाता है? देखो क्या हुआ था कि जब अपन सेल डिवीजन के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, तो सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करते करते अपने को उस टाइम पे माइक्रोस्कोप इतने डेवलप नहीं थे कि अपन सेल डिवीजन या उसके अंदर होने वाले चेंजेस को आसानी से देख पाए। लाइट माइक्रोस्कोप से अपने को आज भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना, ठीक है। आपको जितने भी चेंजेस हैं अगर वो देखने हो तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो जब अपन लाइट माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करते हैं तो अपने को सेल के अंदर कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। आप किसी सेल को देख रहे हो 23 आवर्स तक, 24 आवर्स में से 23 आवर्स तक आपको उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो पहले के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस सेल को क्या बोल दिया, रेस्टिंग फेज बोल दिया। यानी कि ये एक सेल डिवीजन या फिर ये सेल साइकिल की ऐसी फेज है जिसके अंदर अपने को कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं थे और माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं होने की वजह से अपन चेंजेस को देख नहीं पाए और साइंटिस्ट ने इसको क्या नाम दे दिया, रेस्टिंग फेज दे दिया। लेकिन मैं वर्तमान टाइम की या अपने जो प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में मोस्ट यानी कि मैं प्रेजेंट में बात करूं मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, तो उसमें अपन किसको कंसीडर करके चलते हैं भाई? अपन कंसीडर करके चलते हैं किसको? इंटरफेज को। ठीक है, अब मैं बात यहाँ पे किसकी कर रहा था? एमफेज की, लेकिन अपन पहले इंटरफेज को पढ़ लेते हैं। ये अपने पास में क्या है? इंटरफेज। अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इंटरफेज की बात कर रहे हैं। इंटरफेज को मैंने प्रिपरेटरी फेज बोला, इंटरफेज को मैंने रेस्टिंग फेज बोला प्रीवियसली नॉन बेस के ऊपर, लेकिन अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मोस्ट एक्टिवली फेज ऑफ सेल साइकिल है प्रेजेंट टाइम के अंदर। तो इसकी क्या है, ये भी 3 स्टेजेस में यहाँ पे डिवाइड है, और ये 3 स्टेजेस अपने को कौन कौन सी देखने को मिल रही है? एक G1 है, एक GS है, और एक अपने पास में कौन सी है? G2 फेज है। ठीक है, एक अपने पास में G1 है, एक अपने पास में S है, और एक अपने पास में क्या है? G2 फेज है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ किसके बारे में? G1 के बारे में। तो G1 में देखो क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। अब एक कोई भी कोशिका है, ठीक है, अपन यहाँ पे माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी अपने पास में क्या है? कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या है? यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस में क्या होगा, जब भी अपन कोशिका विभाजन की बात करेंगे, एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होगी, किसके अंदर? माइटोसिस के अंदर। तो माइटोसिस में डिवाइड होने के लिए क्रोमोसोम नंबर अपने को सेम चाहिए, तो यहाँ पे एक फेज आती है एस फेज। एस फेज में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है। लेकिन ये सिंथेसिस ऑफ डीएनए तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इससे पहले भी अपने को कुछ प्रोटीन्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, जिसका सिंथेसिस अपने को कहाँ पे देखने को मिलेगा? G1 फेज में। G1 फेज को अपन क्या बोलते हैं? गैप फेज 1 भी बोलते हैं। एक मिनट, ये अपने पास में अपन किसको समझ रहे हैं? सेल साइकिल को समझ रहे हैं। ठीक है, किसको समझ रहे हैं? सेल साइकिल को समझ रहे हैं। सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? इंटरफेज है। इंटरफेज के बाद में ये अपनी कौन सी है? एम फेज है। ठीक है, तो जब अपन इंटरफेज की बात करते हैं, इंटरफेज में 3 अवस्थाएं या 3 फेज अपने को देखने को मिलती है। एक G1 है, और एक S है, और एक अपने पास में कौन सी है? G2 है। G1S और G2 है। ठीक है, तो ये अपने पास में कौन सी फेज यहाँ पे आ गई? अपने पास में ये अपने पास में आ गई यहाँ पे इंटरफेज। ठीक है, और मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ? G1 की, S की, और यहाँ पे G2 की मैं बात कर रहा हूँ। G1S G2 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके साथ में मैं यहाँ पे किसकी बात करूँगा? एम फेज के बारे में बात करूँगा। एम फेज में अपन कौन कौन सी फेजेस को कंसिडर करके चलते हैं? ये अपने पास में एम फेज में सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर यहाँ पे ये एनाफेज, और इसके बाद में ये टीलोफेज। ये अपने पास में कौन सी फेज आ जाएंगी? प्रोफेज आ जाएंगी, ये मेटाफेज आ जाएंगी, ये टीलोफेज आ जाएंगी। एक मिनट यार,
ये एनाफेज आ जाएंगी और ये यहाँ पे क्या आ जाएंगी, टीलोफेज। और इसके बाद में ये अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, साइटोकाइनेसिस। है ना, अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, माइटोसिस की बात कर रहे हैं। तो ये फेज अपने पास में क्या आ गई, ये आ गई अपने पास में कैरियोकाइनेसिस। और ये अपने पास में क्या आ गया, साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे लिखा हुआ ही है ही। ठीक है, तो ये जो अपने पास में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है, इस फेज को मिला के अपन क्या नाम दे देते हैं, इस फेज को मिला के अपन नाम क्या दे देते हैं, इस फेज को अपन नाम दे देते हैं एम फेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, G1 S G2। ठीक है, ये इंटरफेज है, इंटरफेज को अपन ने रेस्टिंग फेज बोला है ना। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज बोला। ठीक है, अब देखो क्या होगा, G1 S और G2 की अपन बात कर रहे हैं। G1 को अपन क्या नाम दे रहे हैं, G1 को अपन नाम दे रहे हैं यहाँ पे गैप फेज 1। मैं G1 को और क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, ये अपने पास में M फेज है। ठीक है, M फेज है, और ये अपने पास में क्या है, G1 फेज है। ठीक है, तो इंटरफेज को अपन क्या बोल सकते हैं, दो M फेज के बीच की स्टेज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे सेल है अपने पास में, कोई भी छोटी सेल है, ये इंटरफेज के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके अंदर अपने को ग्रोथ देखने को मिलेगी सेल की। एम फेज के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीलोफेज तक यहाँ पे क्या हो चुका होगा भाई। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे फर्दर दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर इससे ये वापस किस में चली जाएंगी, इंटरफेज के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, एम फेज, फिर इंटरफेज, फिर एम फेज। तो अपन इंटरफेज को क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इंटरवल बिटवीन टू फेज यहाँ पे बोला जा सकता है। जीवन को यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, जीवन को यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, यहाँ पे क्या हो चुका है, एम फेज हो चुकी है। तो ये कौन सी फेज है भाई, पोस्ट एम फेज है, इंटरफेज की पहली अवस्था है। दूसरा ये क्या है, प्री एस फेज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, किसके नाम से जानी जाती है, प्री एस फेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। एस फेज में क्या होता है, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इस वजह से इसको किस नाम से जाना जाता है, सिंथेसिस फेज के नाम से जाना जाता है। और स्टेज बिटवीन G1 एंड G2 के बीच की अवस्था, इंटरवल बिटवीन है ना। ठीक है, इसी को अपन किस नाम से जान सकते हैं, प्री G2 के नाम से जान सकते हैं, पोस्ट G1 के नाम से जान सकते हैं। ऐसे अपन इस जो ये अपने पास में पाई डायग्राम है, इससे अपन किसका यहाँ पे हर फेज का नामकरण आपसे कोई भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप इस डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं कि इस फेज को क्या बोला जाता है, इस फेज को क्या बोला जाता है। G2 की मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, पोस्ट एस फेज है, प्री एम फेज है। ठीक है, और इसके अलावा इसको गैप 2 भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैं बात यहाँ पे किसकी कर रहा था, यहाँ पे गैप फेज 1 के बारे में बात कर रहा था। गैप फेज 1 को मैंने यहाँ पे क्या बोला था, पोस्ट एम फेज बोला था। ठीक है, और प्री मैंने इसको क्या बोला था, एस फेज बोला था। अब देखो G1 के अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। G1 का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि एक तो इसमें मोस्ट ऑफ द जो सेल के मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स है वो कहाँ पे डबल होते हुए दिखाई देते हैं अपने को, गैप 1 फेज में, G1 फेज में दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, आरएनए प्लस प्रोटीन का यहाँ पे क्या देखने को मिलता है अपने को, सिंथेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ ऑफ द सेल यहाँ पे होगी, क्या होंगी भाई, ग्रोथ ऑफ द सेल होंगी। और इसके साथ में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपने को, इसका साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे बढ़ता हुआ अपने को दिखाई देगा। यहाँ की सेल क्या करेंगी, ग्रोथ करेंगी। देखिए सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ यहाँ पे करती है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ यहाँ पे, एस फेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो एस फेज के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, एस फेज को अपन क्या बोल देते हैं भाई, यहाँ पे सिंथेटिक फेज भी बोल देते हैं। सिंथेटिक फेज क्यों बोलते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। डीएनए का रेप्लिकेशन अपने को एस फेज में देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे
एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका डुप्लीकेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, सेंट्रियोल। किसमें पाया जाता है भाई, एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल क्या काम में आता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करने के काम में आता है। तो इसका डुप्लीकेशन जो होता है वो अपने को कहाँ देखने को मिलता है, एस फेज के अंदर देखने को मिलता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे और किसका सिंथेसिस होता हुआ अपने को दिखाई देता है, स्टोन प्रोटीन का। स्टोन प्रोटीन क्या है भाई, क्या काम में आती हैं, तो ये आप लोगों को मैंने क्रोमोसोम में बताया था। यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ कि जो अपने पास में ये स्टोन प्रोटीन है, ये स्टोन प्रोटीन का काम क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम के कंडेंसेशन में, क्रोमेटिन के कंडेंसेशन के थ्रू ये किसका फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, अपना क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में ये यहाँ पे अपनी हेल्प करती हैं। तो ये तीन चीज़ें याद रखना, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन सबको याद रहता है ये, लेकिन एक सेल, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर डबल्ड इन, कहाँ पे होते हैं भाई, जीवन फेज में होते हैं। लेकिन सेंट्रियोल ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका डुप्लीकेशन अपने को कहाँ देखने को मिलता है भाई, एस फेज के अंदर देखने को मिलता है। किसके साथ में होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ में सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। स्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी अपने को कहाँ देखने को मिलता है, एस फेज के अंदर देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ किसके बारे में, G2 फेज के बारे में। और मैंने क्या बोला, ग्रोथ ऑफ द सेल यहाँ पे भी होती रहेंगी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म भी क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ, G2 फेज के बारे में बात कर रहा हूँ। G2 फेज का अगर मैं नाम लूँ तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्री एम फेज के नाम से इसको जाना जाता है, और पोस्ट एस फेज के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। पोस्ट एस फेज यानी कि ये सिंथेसिस फेज के बाद में आती है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन अपने यहाँ पे हो चुका है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने यहाँ पे क्या बोला, इसको पोस्ट एस फेज के नाम से बोल दिया, प्री एम फेज। ये नाम आप लोग देख लेना उस डायग्राम में, ठीक है, किसके क्या क्या नाम और रखे जा सकते हैं, फिर अपन बात कर लेंगे इसके बारे में और। अब देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, अब इसमें मैं बताना चाहूँ तो इसमें क्या होता है भाई, डुप्लीकेशन किसका होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है भाई, देखो सेंट्रियोल को आप कहाँ पे डुप्लीकेट कर चुके हो, यहाँ पे एस फेज में कर चुके हो। ये किस में काम में आएगा, अपना स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में काम आएगा। लेकिन ये स्पिंडल फाइबर्स किसकी हेल्प से बनते हैं, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने में किसका योगदान होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, G2 फेज के अंदर देखने को मिलता है। तीसरी बात मैं यहाँ पे करूँ, तीसरी बात इसके बारे में बात करूँ तो ग्रोथ ऑफ द सेल यहाँ पे भी अपने को देखने को मिलेगी, ग्रोथ ऑफ द सेल अपने को यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। और इसका भी अपने को क्या, जो साइटोप्लाज्म है वो भी अपने को क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये अपनी कौन सी फेज हो चुकी है, इंटरफेज हो चुकी है। इंटरफेज में अपन ने किस किस के बारे में बात की, G1S G2 के बारे में बात की। G1 में मैंने क्या बोला, G1 में मैंने क्या बताया, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे क्या होते हैं, डबल होते हैं, ठीक है। सेल ग्रोथ करती है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ भी होगी। एस फेज में मैंने क्या बताया, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डीएनए का रेप्लिकेशन। इसी वजह से इसको क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है भाई, सिंथेटिक फेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, ये डीएनए रेप्लिकेशन सबको याद रहता है, लेकिन इसके साथ में और किस किस का डुप्लीकेशन देखने को मिलता है, तो वो अपने पास में एक सेल ऑर्गेनल है, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, जो एनिमल सेल में सेल डिवीजन के दौरान में काम में आता है, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन करता है, सेंट्रियोल, ठीक है। उसका डुप्लीकेशन अपने को कहाँ देखने को मिलेगा, एस फेज के अंदर देखने को मिलेगा। मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्टोन प्रोटीन के सिंथेसिस के बारे में, जो यहाँ पे क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से किसका फॉर्मेशन करती है, क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे स्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, एस फेज में, डीएनए का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसके। लेकिन मैं बात करता हूँ G2 फेज की। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन तो कर लिया, अब आपको क्या करना है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना है। आगे जब आप किस में जाओगे, प्रोफेज और मेटाफेज, वहाँ पे आपको स्पिंडल फाइबर्स देखने को मिलेंगे। तो उस स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करती हैं कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए अपने को ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या करना पड़ेगा, सिंथेसिस करना पड़ेगा, जो अपने को कहाँ देखने को मिलता है, G2 फेज के अंदर देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रोथ ऑफ द सेल की, ठीक है। तो जो सेल की ग्रोथ है वो कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूसली प्रोसेस है, यानी कि वो कंटिन्यूस अपने को देखने को मिलेगी इंटरफेज में। लेकिन मैं बात करूँ डीएनए का, डीएनए कंटेंट का इंक्रीज होना, तो जो डीएनए कंटेंट इंक्रीज होगा वो कौन सी फेज में होगा, वो अपने एस फेज में होगा, ठीक है। और यही डिसाइड करता है कि यहाँ पे
ये इक्वेशनल डिवीजन है या ये रिडक्शनल डिवीजन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे G1S G2 के बारे में आप बात कर चुके हो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में। देखिए जो माइटोसिस की जो टर्म थी वो टर्म यहाँ पे किसने दी थी, फ्लेमिंग ने दी थी। कब दी थी भाई, 1882 के अंदर, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, होमोटाइपिक डिवीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, होमोटाइपिक डिवीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो होता क्या है, एक कोशिका है अपने पास में, ठीक है। ये अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करेगी, सेल साइकिल की बात कर रहे हैं। ये अपने पास में क्या आ रही है, इंटरफेज। इंटरफेज में 3 फेजेस अपन कंसीडर करके चलते हैं, एक अपना G1, एक अपना S और एक अपना G2, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, एम फेज के बारे में। एम फेज में अपने को 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो कैरियोकाइनेसिस और एक अपने को देखने को मिलता है साइटोकाइनेसिस। लेकिन पहले अपन कैरियोकाइनेसिस को, अपन एम फेज में अपन कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं। 4 फेज यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही हैं, PM, AT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो इससे क्या हो गया यहाँ पे, इससे अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। जैसे कि इस सेल के अंदर अपने ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर अपना ये न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होकर यहाँ पे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। ये भी किसका पार्ट है भाई, एम फेज का ही पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर 2 सेल्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या हो चुका है, साइटोकाइनेसिस। बात किसकी कर रहा हूँ, माइटोसिस की बात कर रहा हूँ। माइटोसिस में अपन ने क्या पढ़ा, इंटरफेज। इंटरफेज के बारे में अपन ने पढ़ लिया है कि G1 में क्या हो रहा है, S में क्या हो रहा है और G2 में क्या हो रहा है, ठीक है। मेन तो ये है अपना, जिसमें अपना क्या बढ़ता है, DNA का क्या होता है भाई, रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं माइटोसिस की बात करूं, जैसे कि इसके अंदर 2n=46 है, तो यहाँ पर इंटरफेज के बाद में भी इसके अंदर 2n=46 ही होगा। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ भी 2n=46 होगा, ठीक है, पूरे एक सेल के अंदर। और यहाँ पे मैं बात करूँ साइटोकाइनेसिस के बाद की, तो यहाँ पे भी 2n=46 और 2n=46, यानी कि जितना अपने पास में मदर सेल के पास में यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर है, उतना ही अपने पास में कहाँ पे देखने को मिलेगा, डॉटर सेल में भी अपने को यही चीज़ देखने को मिलेगी। तो अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस के बारे में अपन ने इंटरफेज के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। ये ऐसी अपने को कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे मियोसिस में भी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे किसके बारे में, एम फेज के बारे में। देखिए टाइम कितना कंसिडर करती है, ये टोटल टाइम का 5% अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। इस फेज के बारे में क्या बोला जाता है कि ये मोस्ट ड्रामेटिकली फेज ऑफ सेल साइकिल है, यानी कि जितने भी जो ड्रामेटिकली चेंजेस या ड्रास्टिकली चेंजेस जो देखने को मिलते हैं वो अपने को एम फेज में ही देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन किसका हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस का। और जब अपन न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर अपने को अलग अलग प्रकार की घटनाएं या इवेंट्स देखने को मिलती हैं। इस वजह से एम फेज को क्या किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट ड्रामेटिकली फेज ऑफ सेल साइकिल के नाम से जाना जाता है। और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, एक्चुअल सेल डिवीजन बोल देते हैं। जब अपन यहाँ पे एम फेज, माइटोसिस के एम फेज की बात करते हैं तो ये 4 स्टेजेस को कंसिडर करके चलती है। वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं, P, M, A और T। P का मतलब क्या आ जाएगा भाई अपने पास में, प्रोफेज। M का मतलब अपने पास में क्या आ जाएगा भाई, मेटाफेज। A का मतलब क्या आ जाएगा भाई, एनाफेज। और T का मतलब क्या आ जाएगा भाई, टीलोफेज। एक एक को बारी बारी पढ़ते हैं अपन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले किसके बारे में बात करूँगा भाई, प्रोफेज के बारे में बात करूँगा, ठीक है। प्रोफेज के बारे में बात करूँगा, जिसको हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, पूर्वावस्था, ठीक है। यानी कि मेटाफेज से पहले की ये जो फेज है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, प्रोफेज के नाम से जाना जाता है। देखो जब भी अपन के किसके बारे में बात करेंगे ये मैंने इंटरफेज लिया था, ये N था, ठीक है।
फिर इसके बाद में क्या हुआ था, इंटरफेज G1S G2, G1S G2 में क्या हुआ था, यहाँ पे डीएनए का कंटेंट बढ़ चुका था। यानी कि जब मैं प्रोफेज की बात करूँ तो सबसे पहले तो क्या होता है यहाँ पे, इनिशिएशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ क्रोमोजोमल कंडेंसेशन, यानी कि क्रोमोजोम का जहाँ पे भी कहीं पे भी आपको कंडेंसेशन दिख जाए, इसका मतलब आप उसको क्या बोल दोगे, प्रोफेज। यानी कि प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ क्रोमोजोमल कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। दूसरी मैं बात करूँ यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ये क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं या ये डिजोल्व हो जाते हैं। यानी कि जब आप प्रोफेज को देखोगे तो प्रोफेज में आपको डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिलेगा। यानी कि जो से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेटेड होना स्टार्ट हो जाएगी, अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट होगी। और जब यहाँ पे प्रोफेज खत्म हो चुकी होगी, ये पूरी तरीके से अपने को डिसइंटीग्रेटेड होता हुआ दिखाई देगा। और सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें अपन ER गोल्जी बॉडी आदि को कंसिडर करके चलते हैं, उसका भी डिसइंटीग्रेशन अपने को क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तीसरी बात मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे बात करूँगा किसके बारे में, सेंट्रियोल के बारे में। तो सेंट्रियोल जो अपने पास में सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, सेंट्रियोल ये 90 डिग्री के एंगल पे, इसको अपन बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये पेरीसेंट्रियोलर नेटवर्क, और ये किसका फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किस में करेगा, एनिमल सेल में करेगा, प्लांट में क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई उसमें सेंट्रियोल होता ही नहीं है। तो ये जो है एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस अपने को कहाँ देखने को मिलेंगे भाई, यहाँ पे प्रोफेज के अंदर। देखो कैसे हो रहे हैं, ये अपने पास में एक कोशिका है, ठीक है, यानी कि एक सेल है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने को डिसइंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ में ये ER और जो गोल्जी बॉडी है ये भी डिसइंटीग्रेट होते हुए अपने को दिखाई देंगे। ये कहाँ पे स्टार्ट होगा, अर्ली प्रोफेज के अंदर। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्रोमोजोम के कंडेंसेशन के बारे में, यानी कि जो क्रोमेटीन है वो कंडेंस होकर किसका फॉर्मेशन करेगी, यहाँ पे क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करेगी। तो क्रोमोजोम का यहाँ पे क्या हो चुका है, इनिशिएशन ऑफ क्रोमोजोम कंडेंसेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये इनिशिएशन ऑफ क्रोमोजोम कंडेंसेशन। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे क्या क्या बोला कि यहाँ पे जो ये जो सेंट्रियोल है अपना, है ना, ठीक है, ये पेरीसेंट्रियोलर नेटवर्क, और ये डुप्लीकेट हो चुका था कौन सी अवस्था में, कौन सी फेज में ये डुप्लीकेट हुआ था भाई, एस फेज में अपना ये डुप्लीकेट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस में अपन किस किस को कंसीडर करके चलते हैं, ये अपने पास में क्या बन चुके हैं भाई, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। किसका फॉर्मेशन हो चुका है भाई, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन यहाँ पे अपने पास में हो चुका है। तो ये एस्ट्रल रेज यहाँ पे अपने पास में बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये क्या मैंने क्या बोला, ये मूव्स टू द अपोजिट पोल, यानी कि ये जो अपोजिट पोल की तरफ घूमना, ये जाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, देखिए इसमें क्या होता है अपना,
ऐसे। तो ये अपना क्या है भाई, ये अपना सेंट्रियोल है, ये एस्ट्रल रेज हैं, और ये अपने क्या हैं, ये अपने स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है। और इन तीनों को मिला के अपन क्या बोल देते हैं, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस, अपन इसको यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं भाई, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। तो इसका फॉर्मेशन अपने को कहाँ पे देखने को मिलता है, प्रोफेज के अंदर अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर चुके हैं। ये कौन सी फेज है भाई, प्रोफेज है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ किसके बारे में, ट्रांजिशन टू मेटाफेज के बारे में। यानी कि जब कोशिका या सेल प्रोफेज से मेटाफेज के अंदर जाएगी तो अपने को क्या क्या चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो ये अपने पास में एक कोशिका आ गई, ठीक है। कोशिका आ गई जिसमें अपना क्या हो चुका है, यहाँ पे जो ये न्यूक्लियर एनवलप है वो यहाँ पे क्या हो चुका है भाई, डिसइंटीग्रेटेड हो चुका है। ये अपनी जो ER और जो गोल्जी बॉडी है ये डिसइंटीग्रेटेड हो चुकी हैं। और ये अपनी क्या हो चुकी है भाई, ये अपने जो सेंट्रियोल्स है वो मूव टू द अपोजिट पोल, यानी कि अपोजिट पोल पे क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। ये क्या पे जा चुके हैं भाई, अपोजिट पोल पे यहाँ पे जा चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो चुका है, स्पिंडल फाइबर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि जो क्रोमोजोम है, जो क्रोमोजोम है ये जो अपने क्रोमोजोम है, ठीक है। और ये अपने स्पिंडल फाइबर्स हो गए। तो ये इक्वेटोरियल प्लेट पे जाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो ये जब ये इक्वेटोरियल प्लेट पे जाना शुरू करते हैं, और उसमें हेल्प कौन करके देता है अपना, एक तो ये अपने स्पिंडल फाइबर्स है, और ये क्रोमोजोम जिससे अटैच है अपने, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, काइनेटोकोर या फिर सेंट्रोमियर। ये अपना क्या हो जाएगा भाई, काइनेटोकोर हो जाएगा। ट्रांजिशन टू मेटाफेज में समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रोफेज में क्या हो चुका है, न्यूक्लियर एनवलप जा चुका है, सेल ऑर्गन में ER और गोल्जी बॉडीज यहाँ पे जा चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये अपने पास में क्या देखने को मिलेगा भाई, मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन टू मेटाफेज हो चुका है, जिसमें जो क्रोमोजोम है वो कहाँ पर जाना स्टार्ट कर दिए हैं, यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर जाना शुरू कर दिया है, ठीक है। यानी कि ये मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोजोम अपने आ चुके हैं। ये मेटाफेजिक प्लेट पे अपने क्रोमोजोम क्या हो चुके हैं भाई, आ चुके हैं। ये मेटाफेजिक प्लेट पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला, सेंट्रियोल, ये पेरीसेंट्रियोलर नेटवर्क, ये इसको अपने माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस ही बोलो, जिससे अपने ये क्या निकल रहे हैं भाई, ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये कैसे हैं भाई, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स हैं। कैसे फाइबर्स हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये अपने किस प्रकार के हैं, कंटिन्यूअस। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कहाँ पे आ चुके हैं भाई, मेटाफेज पे आ चुके हैं। अब मेटाफेज में क्या होगा, जब मैं लेट मेटाफेज की बात करूँगा तो ये फिर से सेल हो जाएगी। ये अपने पास में क्या है भाई, मेटाफेजिक प्लेट, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल बोल रहे हैं, या फिर इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मेटाफेजिक प्लेट, इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं। तो ये इक्वेटोरियल्स पे आ चुके हैं अपने क्रोमोजोम। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट होंगे।
ठीक है। ये लेट मेटाफेज के अंदर अपने को ऐसे देखने को मिलेंगे। अब देखो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिल रहे हैं, एक क्रोमोसोम के अंदर अपने को कितने क्रोमेटिड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 2 क्रोमेटिड देखने को मिल रहे हैं। एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड देखने को मिल रहे हैं, 2 क्रोमेटिड देखने को मिल रहे हैं। और ये दोनों क्रोमेटिड जिस जगह से जुड़े हुए हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोमियर। यानी कि सेंट्रोमियर ने इन दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, उनको क्या करने करके रख रखा है, यहाँ पे जोड़ रखा है। ठीक है। अब एनाफेज आएगी, एनाफेज में अपने को क्या करवाना है भाई, ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर के थ्रू इससे जुड़े हुए हैं और ये कंटिन्यूअस फाइबर। अब इसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा, ये होगी लेट मेटाफेज। अब अपने पास में कौन सी स्टेज अपने को देखने को मिलेगी, अब अपने को देखने को मिलेगी कौन सी, एनाफेज। एनाफेज में अपने को क्या देखने को मिलता है भाई, ये अपने पास में एक कोशिका है, कोशिका में अपने को क्या देखने को मिला, वहाँ पे वो सारी चीज़ें हो चुकी है। ये अपनी मेटाफेजिक प्लेट थी, ठीक है। और ये अपने क्या थे भाई, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस यानी कि सेंट्रियोल, ठीक है। और यहाँ पर जो सेंट्रोमियर क्या हो चुका है भाई, स्प्लिट हो चुका है। सेंट्रोमियर क्या हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है। वहाँ पर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड थे, 2 क्रोमेटिड थे। लेकिन अब यहाँ पे एक क्रोमेटिड से एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड्स अपने को देखने को मिलेंगे, एक ही क्रोमेटिड अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक ही क्रोमोसोम के यहाँ पे ये क्या है, क्रोमेटिड्स है, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स का यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सेपरेशन देखने को मिलेगा। और इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, एनाफेज के नाम से जानते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। दूसरी चीज यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो अपना सेंट्रोमियर है वो क्या हो चुका है भाई, स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। सेंट्रोमियर का यहाँ पे स्प्लिट होना है, किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे अपने एनाफेज को क्या करता है भाई, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो एक चीज ये देखो, क्रोमोसोम कंडेंस हो चुका है, आके यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे आके बैठ चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जब अब भी अपने को क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी को देखना हो और एक ही मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर सारे क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज है, तो आपको किसी भी कोशिका में क्रोमोसोम नंबर का पता लगाना हो या उसकी साइज देखनी हो, उसके डायमीटर को देखना हो, तो ये सब अपन कौन सी फेज में देखते हैं, माइटोसिस के अंदर माइटोसिस में कहाँ पे देखते हैं, मेटाफेज के अंदर देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो चुके हैं, यहाँ पे एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड यहाँ पे सेपरेट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, देखो ये जो सेंट्रोमियर है ये पोल की साइड है और इसके साइड में अपने कौन से हैं, ये दोनों इसकी क्रोमेटिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से जो जब भी अपने को शेप की स्टडी करनी होगी तो अपन कौन सी फेज में करेंगे भाई, एनाफेज में करेंगे, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि एनाफेज में अपन शेप की स्टडी के लिए सूटेबल क्यों है, और वो मोर्फोलॉजी या फिर साइज या फिर क्रोमोसोम नंबर पता करने के लिए यहाँ पे माइटोसिस क्यों सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो एक ही क्रोमेटिड है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो चुके हैं, ये क्रोमेटिड भी यहाँ पे क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से शेप के लिए स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है भाई, अपनी मेटाफेज है, ठीक है। ये एनाफेज, सॉरी एनाफेज है। अब किसकी बात करता हूँ, टीलोफेज की बात करता हूँ। टीलोफेज एक्चुअल में क्या है भाई, जब भी टीलोफेज की बात करोगे तो इसके आगे नाम लिख लेना, रिवर्स इसके आगे क्या नाम लिखोगे, रिवर्स प्रोफेज। यानी कि प्रोफेज में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन। यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा था, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा था। तो और यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन का यहाँ पे फॉर्मेशन अपने को देखने को मिलेगा। दूसरी चीज मैंने क्या बोला,
न्यूक्लियर एनवेलप वहाँ पे क्या हो रहा था, डिसइंटीग्रेटेड हो रहा था। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे अपीयर होगा। और सेल ऑर्गेनेल्स की मैं बात करूँ, जिसमें भी मैंने कौन कौन से बताए थे, ईआर और गोल्जी बॉडी, वो भी क्या होंगे यहाँ पे, रीअपियर हो जाएंगे। ये अपने को कौन सी फेज में देखने को मिलेगा, टेलोफेज के अंदर देखने को मिलेगा। देखो कैसे, एक तो मैंने क्या बोला कि जो अपने क्रोमोसोम्स हैं वो अपने को कहाँ पे, ये देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या है, यहाँ पे क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। पहले क्रोमोसोम थे, वो अब डिकंडेंस होके किस फॉर्म में आ चुके हैं भाई, यहाँ पे क्रोमेटिन की फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपने को साइटोकाइनेसिस को स्टार्ट करवाना है, तो वो अपने को कहाँ देखने को मिला, टेलोफेज से साइटोकाइनेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। ये भी अपने को दो प्रकार का देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये ईआर और ये गोल्जी बॉडी भी क्या हो चुके हैं भाई, वापस आ चुके हैं। कौन कौन, ईआर और गोल्जी बॉडी। अब अपने को क्या करवाना है भाई, ये अपना कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अपन क्या करवाएंगे, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, यहाँ वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस यानी कि वहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था। अब यहाँ पे किसका डिवाइड, कौन डिवाइड होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ये आप टेलोफेज में देख रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये दो मेथड्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। किसके बारे में, प्लांट सेल के बारे में जब अपन बात करेंगे, और एक अपन यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, एनिमल सेल के बारे में। तो देखो एनिमल सेल में तो क्या होता है, यहाँ पे खांच विधि या फिर क्लीवेज मेथड से यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। और प्लांट सेल में अपने को सेल प्लेट मेथड से देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल होती है, तो खांच विधि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी, या क्लीवेज या फरो मेथड यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये अपनी प्लांट सेल है। प्लांट सेल में यहाँ पे सेल प्लेट का जो है वो काम बनाने का काम कौन करता है, देखिए जब भी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल कौन होता है, अपना गोल्जी बॉडी होता है, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल अपना कौन हो जाता है यहाँ पे ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके साथ में कुछ स्पिंडल फाइबर्स भी अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस संरचना को मिला के इसमें क्या क्या चीज़ें अपनी, ईआर है, गोल्जी बॉडी है, और एक अपने कौन से हैं, स्पिंडल फाइबर्स अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों संरचनाओं को मिला के क्या बोल दिया जाता है, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है, इसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रकार से जो सेल वॉल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है वो गोल्जी बॉडी होता है, ठीक है। जब आपसे बोल दिया जाए कि सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्पफुल यहाँ पे सेल ऑर्गेनल कौन सा है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन में नहीं हो, और कोई चौथा ऑर्गेनल यहाँ पे दे दिया जाए, तो वहाँ पर आप चारों ऑप्शन में से किसको टिक मारोगे, गोल्जी बॉडी को, ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों ऑप्शन में हो और फिर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे दे दिया जाए, तो आप ऑल ऑफ द अबव को टिक करोगे, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन या सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प कौन करता है, ईआर, गोल्जी बॉडी और स्पिंडल फाइबर्स। इन तीनों को मिला के अपन क्या बोल देते हैं, यहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट यहाँ पे बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखो एनिमल सेल में क्या होता है, यहाँ पे क्लीवेज होता है यहाँ पे, ठीक है, या फिर जो फर्रो मेथड होता है उसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है भाई, ये अपने को यहाँ पे साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है। इसमें देखो, इसमें हेल्पफुल होती है कौन, एक प्रोटीन हेल्प करती है। ये प्रोटीन यहाँ पे आके अरेंज हो जाती हैं, और फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे ये क्लीवेज होगा, या फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अपने को फ्रो देखने को मिलेगी, ठीक है। ये प्रोटीन यहाँ पे, ये प्रोटीन कौन सी प्रोटीन यहाँ पे रहती है, एक्टिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके थ्रू ये अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। ये सेल प्लेट यहाँ पे जब ये इसका फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा, इसका फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा, तो एक जो सेल है यहाँ पे एक और ये दो, एक सेल्स किस में डिवाइड हो जाएंगी, दो सेल्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी। और जब इसकी बात करेंगे तो ये भी लगभग कैसे हो जाएगी अपनी, ये भी दो सेल में यहाँ पे डिवाइड अपने को देखने को मिलेगी। आप ये देखो कि यहाँ पर ये जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेंटर से बाहर की ओर, पेरीफेरी की ओर देखने को मिल रहा है। इस प्रकार प्लांट सेल में अपने को कैसा देखने को मिलता है, ये
सेंट्रीफ्यूगल देखने को मिलता है। लेकिन जब मैं बात करूँ यहाँ पे बाहर से सेंटर की ओर आ रहा है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, इसको अपन बोल देते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। देखिए मैंने क्या बोला था, वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन हो रहा था। वो किस में होता है, एनिमल सेल में होता है। वो किस में नहीं होता, प्लांट सेल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रियोल पाया नहीं जाता है। अब सेंट्रियोल नहीं पाया जा रहा है तो कोई और उसकी जगह पे काम करेगा, तो वो यहाँ पे करता है गामा ट्यूबुलिन रिकॉम्प्लेक्स यहाँ पे काम करता है। ठीक है, लेकिन इसमें अपने को तो जो प्लांट सेल के अंदर अपने को माइटोसिस देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है, एनेस्ट्रल, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार की एस्ट्रल सेल यहाँ पे नहीं बनती है। और एनिमल सेल में यहाँ पे 2 सेंट्रियोल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है, एस्ट्रल डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलता है। और 2 सेंट्रियोल होने की वजह से इसको एम्पी एस्ट्रल सेल डिवीजन भी बोल देते हैं। यानी कि जब भी अपन माइटोसिस की बात करेंगे तो एस्ट्रल या एम्पी एस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन अपने को कहाँ देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में। और जब हम बात करेंगे प्लांट सेल के बारे में तो प्लांट सेल में अपने को ये एनेस्ट्रल सेल डिवीजन अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइटोकाइनेसिस में मैंने क्या बोला कि एक सेल वहाँ पे 2 न्यूक्लियस यहाँ पे बन चुके हैं। जब इनको एक इंडिविजुअल सेल में यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा तो अपने को उसका साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन करना पड़ेगा। 2 टाइप का होता है प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में अपने को कौन से मेथड से देखने को मिलता है, सेल प्लेट मेथड देखने को मिलता है। और जब मैं बात करता हूँ एनिमल सेल की तो इसमें या तो ये क्लीवेज के थ्रू होगा या फिर इसको अपन क्या बोल देते हैं, फरो भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अपने को किस में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में देखने को मिलता है। अब देखो अपन यहाँ पे माइटोसिस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो माइटोसिस में अपने पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ी, ठीक है, वो चीज़ें अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछूंगा वो आप बताते जाना। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा यहाँ पे, इंटरफेज पढ़ी। क्या पढ़ी भाई, इंटरफेज पढ़ी। यहाँ पे इंटरफेज में मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, G1, मैंने क्या पढ़ा S, और मैंने क्या पढ़ा G2। फिर उसके बाद में अपने पास में क्या आई, एम फेज आई। एम फेज में मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ी, प्रोफेज। उसके बाद में मैंने क्या पढ़ी, मेटाफेज। उसके बाद में मैंने क्या पढ़ी, एनाफेज। और उसके बाद में मैंने क्या पढ़ी यहाँ पे, टीलोफेज, है ना, PMAT हो गया। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे G1 के बारे में। देखिए G1 में जो प्लोइडी थी वो अपनी कितनी थी, 2n = जैसे अपन मान के चले अपने ह्यूमन सेल में, यानी कि वो कितनी है, 2n = 46 है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कितने हैं, 46 है। ठीक है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे DNA, डिप्लॉइड सेल है तो DNA कंटेंट भी क्या होगा, 2C होगा। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसके बारे में, एस फेज के बारे में। एस फेज में क्रोमोसोम तो सेम ही है क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का यहाँ पे अपने को सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है। और DNA यहाँ पे क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। तो 2n = यहाँ पे कितना आएगा, 46 आएगा। और जब मैं यहाँ पे DNA कंटेंट की बात करता हूँ तो वो 2C से यहाँ पे कितना हो जाता है, 4C। 4C क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एस फेज के अंदर DNA का क्या हो चुका है, रेप्लिकेशन यहाँ पे हो चुका है। मैं G2 की बात करूँगा तो G2 में सेम ही रहना है, 2n = 46 और यहाँ पे DNA कंटेंट कितना है, 4C है। ठीक है, अब देखो प्रोफेज में भी क्या होता है, 2n = 46 और DNA कंटेंट कितना है, 4C है। जब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, मेटाफेज के बारे में, 2n = 46 और यहाँ पे जो अपना DNA कंटेंट है वो कितना देखने को मिलेगा, 4C देखने को मिलेगा। एनाफेज की बात करूँगा, देखो एनाफेज में मैंने क्या बोला था, ये अपने पास में एक कोशिका है या एक सेल है। इसमें क्या होता है, ये अपना स्पिंडल एपरेटस है। ठीक है, और यहाँ पे क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपोजिट पोल पे जाना क्या कर देते हैं भाई, शुरू कर देते हैं। अपोजिट पोल्स पे जाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। अपोजिट पोल्स पे जाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे को ये बताओ कि जब एक मैं पूरी कोशिका की बात करूंगा तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे भाई। एनाफेज में क्या हो चुका है, सेंट्रोमियर क्या हो चुका है भाई, यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है तो यहाँ पे इसकी क्रोमोसोम नंबर के साथ में इसकी प्लोइडी भी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अपना DNA है, प्लोइडी इंक्रीज हो चुकी है तो 4n = कितना हो जाएगा, 92, है ना। ठीक है, क्योंकि 46 क्रोमोसोम इधर हैं। ठीक है, और 46 क्रोमोसोम यहाँ पे हैं। ठीक है, और DNA कंटेंट अपना कितना रहेगा, 2C इधर है और 2C इधर है। तो एक सेल की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये अपना DNA कंटेंट भी कितना देखने को मिलता है, 4C देखने को मिलता है।
यानी कि आप ये देखो कि जब G1 में था 2n = 46 और 2c, तो यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस हुआ और ये जो डीएनए कंटेंट है वो 2c से 4c कहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, अपने को यहाँ पे एस फेज के अंदर देखने को मिलता है। जब मैं G2 की बात करता हूँ, G2 में 2n = 46 है, लेकिन यहाँ पे 4c, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर भी सेम है, क्योंकि किसी भी प्रकार का यहाँ पे सेपरेशन वगैरह अपने को देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे प्रोफेज में भी सेम है। प्रोफेज में क्या हो रहा है, जो यहाँ पे G2 फेज के बाद में जो क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम कंडेंस होके यहाँ पे मेटाफेज में किस पे आ जाते हैं भाई, मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं। मेटाफेजिक प्लेट पे आने के बाद में इनका क्या होता है, सेपरेशन होता है। सेपरेशन होगा तो क्या होगा, पहले क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड है, ठीक है। अब ये क्रोमेटिड्स का यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हो रहा है। मैं वहाँ पे क्या बोल रहा था, एक क्रोमेटिड को एक क्रोमोसोम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एनाफेज के अंदर, ठीक है। इससे पहले मेटाफेज की बात करूँ तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड है, लेकिन एनाफेज में एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही क्रोमेटिड है। इस वजह से अपने को यहाँ पे इसकी क्या देखने को मिलेगी, प्लोइडी बढ़ती हुई दिखेगी, ठीक है, जिसमें 46 क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चले जाएंगे और 46 क्रोमोसोम अपने को दूसरे पोल की तरफ देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसकी प्लोइडी इंक्रीज हुई है। और एक सेल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4n = कितने हो जाएंगे भाई, 92 हो जाएंगे, और 4c यहाँ पे डीएनए कंटेंट उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में, टीलोफेज के बारे में। टीलोफेज में क्या हो रहा है, रिवर्स प्रोफेज है, एक सेल इधर है, एक न्यूक्लियस इधर है, एक न्यूक्लियस इधर है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम इधर है, 46 क्रोमोसोम इधर है। मैं एक कोशिका की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस की प्लोइडी कितनी है, यहाँ पे 2n है, और क्रोमोसोम कितने हैं, 46 है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, 2c इधर है और 2c ही इधर है, ठीक है। ये सेपरेट हो चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे बन चुकी है, उसकी वजह से यहाँ पे डीएनए कंटेंट अपने को कितना देखने को मिलेगा, 2c। देखिए सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते रहे हैं और सिंपल से क्वेश्चन का सब लोग आंसर्स भी कर रहे हैं। अगर एग्जामिनर अच्छा एग्जामिनर है, ठीक है, उसको अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो वो क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, यहाँ से बनाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको माइटोसिस की समझ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो माइटोसिस की समझ कैसे रहेगी, मैं क्या बोलूँगा, G1 फेज है, 2n = 46, ह्यूमन क्रोमोसोम ह्यूमन सेल की अपन बात कर रहे हैं, 2n = कितना है, 46 है, ठीक है। उसके बाद में डीएनए कंटेंट, ठीक है, डिप्लॉइड सेल है, तो उस वजह से यहाँ पे हैप्लॉइड सेल में C है, तो डिप्लॉइड सेल में कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। एस में जाके क्रोमोसोम नंबर सेम है, लेकिन अपना यहाँ पे क्या डीएनए कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, तो 2c से यहाँ पे डीएनए कंटेंट कितना हो चुका है, 4c हो चुका है। ये 4c कहाँ तक कंटिन्यू है, यहाँ पे एनाफेज तक कंटिन्यू है। लेकिन एनाफेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है, दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लोइडी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। जो अपने पास में डिप्लॉइड सेल थी वो अब यहाँ पे ट्रिप्लॉइड, ये टेट्राप्लॉइड यहाँ पे देखने को मिल रही है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन यहाँ पे हो चुका है किसका, क्रोमेटिड्स का। अब वहाँ पे मेटाफेज तक एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड थे, लेकिन एनाफेज में क्रोमेटिड्स के सेपरेशन की वजह से, सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेपरेशन की वजह से एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड है, एक ही क्रोमेटिड है। तो इस वजह से अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे 4n = 92, और यहाँ पे डीएनए कंटेंट जो है वो कितना रहेगा, 4c रहेगा। लेकिन टीलोफेज में यहाँ पे सेल्स का यहाँ पे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है और साइटोकाइनेसिस यहाँ पे क्या हो चुका है भाई, स्टार्ट हो चुका है। तो इस वजह से क्या होगा, अपने को एक न्यूक्लियस के अंदर अपने को कितने क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, 46, और प्लोइडी यहाँ पे क्या हो चुकी है, 2n = 46। मैं बात करूँ यहाँ पे, ये मैं एनाफेज में यहाँ पे विथ इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन टीलोफेज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो चुका है, 2c एक तरफ जा चुका है, 2c एक तरफ जा चुका है, जिसकी वजह से इसके जो डीएनए कंटेंट है वो अपने पास में कैसा देखने को मिल रहा है, 2c देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पे भी 2c है और यहाँ पे भी 2n = 46 है। आप एनाफेज के बाद में नोटिस करो, 2n = 46 है और डीएनए कंटेंट भी क्या है, 2c है। तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर ये जो मदर सेल है और मदर सेल से यहाँ पे डिवाइड होने के बाद में जो सेल बन रही है उसका डीएनए कंटेंट और उसके जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम है कि नहीं है। तो इस प्रकार अपन क्या बोल सकते हैं कि जो अपना जो माइटोसिस है वो किस प्रकार का डिवीजन है अपना, वो है अपना इक्वेशनल डिवीजन। यानी कि जो मदर सेल और डॉटर सेल है उसमें अपने को किसी भी प्रकार का डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप क्रोमोसोम नंबर की बात कर लें, चाहे आप डीएनए कंटेंट की बात कर लें, चाहे आप जीन कंटेंट या जीन ऑर्डर की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर अपने को किसी भी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर या
रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिला है। तो इस तरीके से अपना आज का जो टॉपिक था माइटोसिस, ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में भी अपन ने किसको जाना, माइटोसिस को जाना। इसको देख लेना, ठीक है, नया क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा। और मेरे को नहीं लगता कि मैंने यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताई है तो इसमें आपके कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो इस इस लेक्चर में इतना ही। बाकी अगले लेक्चर में अपन और भी कुछ डिविजन्स जो रह गए हैं और जो मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।